हेलो भाई, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन सर पे। तो जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है, उन बच्चों के लिए जो एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की। ठीक है, छोटी सी वीडियो मेरे भाई, 8 से 10 मिनट की वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपका ही फायदा है, नहीं देखोगे तो आपका ही नुकसान है। ठीक है, जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा और यहाँ पर भी वही बात मैंने लिखी है कि आपके पास लगभग 50 दिन बचे हैं मेंस के लिए, क्योंकि आपको पता है एसएससी ने आपको आज एक नोटिस दिया और उस नोटिस में आपको ये बता दिया गया कि आपका जो एसएससी सीजीएल 2024 का मेंस का एग्जाम है वो जनवरी 2025 में 18, 19 और 20 तारीख को है। तो अगर आप एक कैलकुलेशन करोगे तो मैं रफली ये मान के चल रहा हूँ कि 50 दिन प्योर आपके पास ऐसे, क्योंकि कुछ दिन ऐसे भी होंगे, एक दो दिन बीच में जब आपकी पढ़ाई छूट जाए, जब आप पढ़ाई मिस कर जाओ, तो ओवरऑल मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से लगभग आपके पास 50 दिन है। ठीक है, नवंबर के आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं, दिसंबर के पूरे 30 दिन 31 दिन बचे हुए हैं, और इसके अलावा मैं वहां तक 10 ही दिन काउंट करके चल रहा हूं जनवरी के। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि 30 उधर 10 इधर 10 उधर, यानी कि टोटल 50 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, बाकी दिन मैंने आपके रिवीजन के लिए रख दिए हैं, तो 50 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अगर इन 50 दिनों के अंदर आपने कोई भी छोटी सी गलती करी जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो ट्रस्ट में आप सिलेक्शन के इतने करीब आ चुके हो, इतने नजदीक आ चुके हो, वापस से आपको पीछे जाना पड़ेगा और फिर से एक साल आपको दोबारा से वही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि कितनी वैकेंसी आए, आपका सिलेक्शन हो ना हो। और अगर सिलेक्शन हो भी जाए तो जितने अच्छे मार्क्स इस बार शायद आपके प्री में है उतने अच्छे मार्क्स हो ही ना। हालांकि प्री क्वालिफाइंग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहता है ना कि यार मेरे इतने ज्यादा नंबर है प्री के अंदर, तो हाँ चलो मेंस में मैं अच्छा स्कोर करूंगा। अब अगर आप 120 125 ला के प्री क्लियर कर भी ले रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आ पाता, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ। ठीक है, इसीलिए ये आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको यूज करना है आपको। अगर आपने इसको मिस किया तो मेरे भाई बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक है, इस वीडियो के अंदर टोटल मैं आप लोगों के साथ ना 8 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जिन पर आपको खास करके ध्यान रखना है अपनी तैयारी के दौरान, क्योंकि मेंस की तैयारी आप पहले से कर रहे होंगे। वो स्टूडेंट्स जिनको कॉन्फिडेंस था भाई मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, वो लोग तो पहले से तैयारी करने में लग गए होंगे, लेकिन काफी मेरे भाई बंधु ऐसे होंगे जो वेट कर रहे होंगे रिजल्ट का। अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो फिर तो भाई मैं क्या ही कहूँ आपको, फिर तो आपसे बड़ा लूजर कोई नहीं हो सकता फिर, है ना। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आप तैयारी शुरू करोगे और मान लो आपका प्री हो ही गया क्लियर, फिर क्या ही तैयारी कर लोगे। वो बच्चे देखो जो प्री खत्म होने के बाद ही तैयारी में लग चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, 50 दिन बहुत होते हैं मेरे भाई। अगर अभी भी आप स्टार्ट करते हो तो 50 दिन में आराम से मेंस को आप कवर कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप आराम से कवर कर सकते हो। तो टोटल 8 पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा, और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं। अब आप कहोगे सर लास्ट में क्यों बताए, फिर आपने पहले क्यों नहीं? क्योंकि अगर वो 2 पॉइंट्स में पहले बता दूंगा फिर बाकी के पॉइंट्स आप देखोगे नहीं। 100 बात की एक बात ये, इसलिए मैंने उन पॉइंट्स को लास्ट में रखा है। तो एक बार देख के जाना सारे पॉइंट्स को, बहुत छोटी सी वीडियो है, एंड तक टिके रहना। ठीक है, सबसे पहली चीज मेरे भाई, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब अगर आप मेंस देने जा रहे हो तो कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि भैया मेरा सिलेबस क्या है ना। मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर और टाइपिंग, ये टोटल चीजें जो आपके एग्जाम में मेंस में आती हैं। ठीक है, और एग्जाम पैटर्न क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि सेशन 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सेशन 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस सब्जेक्ट को कितने मिनट में करना होता है, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, ये सारी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता तो ये मैंने आपको एग्जाम पैटर्न दे दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हो। ठीक है, और ये आपका एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, नंबर 2, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि इस समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब फालतू के अगर आप शीट्स लेकर बैठे हो जिसके अंदर टफ टफ क्वेश्चंस मैथ्स के आप लगा रहे हो कि चलो भाई मेरी तो मैथ्स अच्छी हो जाएगी, आप ओलंपियाड में तो जा नहीं रहे कि आपको क्या करना है, किसी को टक्कर देनी है, आपको 0.01 सेकंड के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं। वहां पर आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है जितने समय में आप आराम से मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा ओलंपियाड आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको देखना है कि आपको किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और अभी आपने सीएचएसएल का मेंस देखा होगा जो अभी 18 तारीख को हुआ है, उसका मेंस अगर आपने देखा हो, अगर आपने रिव्यू लिया हो, जैसे मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा रिव्यू लिया, तो आप कभी पूछना किसी बच्चे से जिसने मेंस दिया हो, टोटल जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड आया है, कुछ भी नया या घुमा के फिरा के ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। अगर कोई बच्चा पिछले 5 साल के पेपर्स लगा के गया होगा, पिछले 5 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी के, अगर वो सारे मैथ्स के क्वेश्चंस करके चला गया होगा प्री के और मेंस के, तो मैथ्स में एक भी क्वेश्चन उसका छूट नहीं सकता। वही सलाह आप लोगों के लिए है
कि क्या पढ़ना है आपको, प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा क्या पूरा फोकस प्रीवियस ईयर पे ही करना है। अगर आप मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर के जो 5 साल के क्वेश्चन से पहले वो निपटाओ। अगर आपको नई नई शीट करने का शौक है बाद में कर लेना, पहले 5 साल के ऐसे पीछे बढ़ो। जैसे पहले 2024 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो। फिर 2023 में जितने एग्जाम्स हुए हैं, 2022 में जितने हुए हैं, 2021 में जितने हुए हैं, 18 तक तो छोड़ो ना, 2020 से लेकर 24 तक के कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। 2020 से लेकर 2024 तक में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सबके मैथ्स के क्वेश्चंस, सबके इंग्लिश की वोकैब, सबके जीएस के क्वेश्चंस, करंट अफेयर को छोड़कर, करंट अफेयर आप पिछले 2 साल की कर लेना, 23 और 24 की, ठीक है, क्योंकि मेंस के अंदर पूछी जा सकती है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस, क्योंकि वो तो रिपीट होने की उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये जरूरी है जानना आप लोगों के लिए, ठीक है। मॉक टेस्ट और रिवीजन तुम्हें बाकी लोगों से आगे करेगा। एक चीज को ध्यान रखना, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते बहुत ज्यादा है ना, लेकिन वो मॉक टेस्ट नहीं देते। देखो मॉक टेस्ट क्या करता है ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आता है, आपके डर को दूर करता है। कई बार क्या होता है एग्जाम में बैठ के ना बच्चे को डर लगने लग जाता है कि यार पढ़ा तो मैंने बहुत है लेकिन कैसा जाएगा कैसे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने कभी कंप्यूटर को फेस नहीं किया, कभी एग्जाम को फेस नहीं किया, कभी उस माहौल में घर पे उसने अपने आप को रखा ही नहीं एग्जाम वाले माहौल में। तो इसलिए जब वो नया नया होता है एक तरीके से वो एग्जाम हॉल में जाके है ना उसके लिए सब कुछ, तो वो घबरा जाता है। तो ये चीज आप लोगों को नहीं करनी, क्योंकि इसकी वजह से आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक जाकर वापस से पीछे आ सकते हो, है ना। तो मॉक टेस्ट आप लोगों को बहुत ज्यादा देने हैं। बहुत ज्यादा का मतलब क्या है कि वीक में आप ये कोशिश करो कि जो कंप्लीट मॉक होते हैं, मैं कंप्लीट मॉक की बात कर रहा हूँ जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, ठीक है, मतलब पूरा जो एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होता है, कंप्लीट मॉक वीक में कम से कम 3 मॉक्स तो आपको देने ही हैं। कम से कम 3 मॉक्स, अगर आप अच्छी वाली तैयारी करना चाहते हो तो कम से कम 3 मॉक्स आपको देने हैं। मैं 3 मॉक्स क्यों बता रहा हूँ, मैं 5 या 6 मॉक्स क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि इसके अलावा आप सेक्शनल मॉक्स भी दोगे। जैसे कई बच्चे मैथ के सेक्शनल टेस्ट देते हैं मैथ अपनी मैथ की प्रैक्टिस को करने के लिए, कई बच्चे जीएस के सेक्शनल टेस्ट देते हैं, कई बच्चे कंप्यूटर के सेक्शनल टेस्ट देते हैं। सेक्शनल भी दो, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जो कंप्लीट मॉक है वो कम से कम आप डेली डेली के कह रहा हूँ, वो कम से कम वीक में आप 3 मॉक जरूर दो। और केवल मॉक देना ही जरूरी नहीं है, मॉक देने के बाद में उसका एनालिसिस करना उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन छूट गया तो वो क्वेश्चन क्यों छूटा वो एनालिसिस में पता लगेगा आपको। आपने किसी क्वेश्चन को कर तो लिया लेकिन करने में आपने ज्यादा टाइम ले लिया, वो कैसे पता चलेगा आपको कि भैया कैसे इसको कम टाइम में कर सकते हैं, एनालिसिस से पता चलेगा। तो एनालिसिस इज मस्ट, एनालिसिस बहुत ज्यादा क्या है जरूरी है। अब जब आप एनालिसिस करते हो तो जीएस के जितने भी क्वेश्चंस आप देखते हो, ठीक है, जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से जितने क्वेश्चंस आपको याद है कोई दिक्कत नहीं, आपको याद है, जो याद नहीं है उसको नोट करते हुए चलो। क्या करते हुए चलो, नोट करते हुए चलो। इवन जो ऑप्शंस भी होते हैं ना, जैसे 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, तो जैसे एक ये वाला आंसर है करेक्ट आंसर, तो बाकी के जो 3 ऑप्शन बच गए उनको भी तो एक्सप्लेन किया जाता है ना। कहीं से भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो आजकल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो या तो आप हैंड टू हैंड उनको याद कर लो, या तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जीके के क्या करो, नोट्स बनाते चलो आप साथ साथ में, ठीक है, जो बाकी के ऑप्शंस होते हैं उसके आप जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप नोट करते चलो। इस तरीके से क्या करोगे, मॉक्स दोगे और साथ में क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। क्या करोगे, एनालिसिस, एनालिसिस को बहुत बढ़िया तरीके से। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? अगर आप 2 घंटे का मॉक दे रहे हो ना तो कम से कम 1 घंटे का एनालिसिस तो होना ही चाहिए। 2 घंटे का मॉक दिया तो कम से कम 1 घंटे का एनालिसिस तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट और रिवीजन, मॉक टेस्ट और रिवीजन। अब आप पूरे हफ्ते क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, लेकिन आपने रिवाइज ही नहीं किया। जब आपने रिवाइज नहीं किया तो जब आप अगले हफ्ते में एंटर करोगे ना तो आपको ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी कि यार जो मैंने पिछले हफ्ते में पढ़ा वो शायद मैं भूल गया। ये फीलिंग क्यों आती है, क्योंकि आपने रिवाइज ही नहीं किया। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है मेरे भाई। जो चीजें आपने पढ़ ली, जो चीजें आपने कवर कर ली उनको रिवाइज भी करोगे। नई चीजों को पढ़ो लेकिन साथ में जो पुरानी चीजें आपने पढ़ी उनको रिवाइज करो। आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, आपने खुद के अपने जीके के नोट्स बनाए होंगे, खुद के आपने वोकैब कहीं पर लिखी होंगी निकाल निकाल के, है ना, खुद के आपने मैथ्स के जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो लिखे होंगे, मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपने लिखे होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपने नोट करके रखे होंगे मैथ्स के कि यार ये बार बार पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मैं ऐसे ही करता था। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट मैं कॉपी में लिख लिया करता था विद क्वेश्चन, है ना। या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं लॉन्ग मेथड से कर रहा हूँ लेकिन उसका शॉर्ट ट्रिक दे रखा किसी बुक के अंदर या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मैं उसको नोट कर लिया करता था। तो ऐसे आपने भी बनाए होंगे, क्योंकि सिलेक्शन लेने वाला हर बच्चा नोट्स बनाता है। तो उसको रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। केवल नए 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 के पीछे मत पड़ो, रिवीजन भी करते रहो, पीछे का जो बैकअप है उसको भी क्या करते रहो, कवर करते रहो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट और रिवीजन ये 2 ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें बाकी लोगों से क्या करेंगी, आगे निकालेंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 3।
पॉइंट नंबर 4, अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा हो गया है तो तुम्हें किसी बैच की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस बैच काफी है, लेकिन वहां भी अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्योंकि आपको पता है, देखो क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया एसएससी की तरफ से एग्जाम का, तो अब आप देखना बहुत सारे जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो यूट्यूब के ऊपर आएंगे और अपने अपने बैच का जो प्रमोशन है वो करेंगे, मेंस स्पेशल बैच, ये वाला बैच, फलाना बैच, ढमकाना बैच। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि आप लोगों को इस समय में किसी बैच की आवश्यकता नहीं है। मेंस के लिए कोई बैच नहीं लेता है, नहीं लेना चाहिए। मेंस को जितना हो सके आप सेल्फ प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको करना ही है ना, तो जो प्रैक्टिस बैच होते हैं किसी भी टीचर का, मैं किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं लूंगा, जो प्रैक्टिस बैच होता है ना, आप उस प्रैक्टिस बैच को ले सकते हो अगर आप लेना ही चाहते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो भैया निकम्मा हूं, अपने आप तो मेरे से होगा ही नहीं, तो आप ले लो प्रैक्टिस बैच। प्रैक्टिस बैच में क्या होता है, एक टीचर आएगा सामने, ऐसे क्वेश्चंस लेके आएगा मैथ्स के, ठीक है, भैया ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, अरे वो खुद कर लो, वो खुद कर लो ना, उसको तुम खुद भी तो कर सकते थे, है ना। तो ऐसा होगा ना, जैसे मान लो 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास तुमने ली मैथ्स की, मान लो, और तुम्हें लगा यार 2 घंटे में 20 सवाल हुए, 2 घंटे में 20 सवाल हुए, मान लो 50 सवाल हुए 2 घंटे में, 50 तो होंगे नहीं खैर, 50 सवाल हुए, तुम्हें लगा यार 50 में से ना 10 ही ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे, 40 तो मुझे आते थे, तो यानी कि आपने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया, और वो 40 जो आपको आते थे वो भी आप इससे जल्दी सॉल्व कर सकते थे, बोलो हाँ कि ना। तो इसीलिए थोड़ी सी समझदारी आपको दिखानी है, आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको प्रैक्टिस बैच चाहिए या नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, प्रैक्टिस बैच चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए भी तो समझदारी दिखाना। अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस बैच में आज जो क्लास होने वाली है, जैसे मान लो इंग्लिश का प्रैक्टिस बैच की मैं बात करूं किसी टीचर का, आज आपको लगता है कि सर ने अनाउंस किया कि भैया हम लोग क्या करेंगे ना, नाउन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको लगता है नाउन कहीं से भी आ जाए, मुझे तो आता है, मैंने नाउन को पढ़ रखा है, नाउन का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, गिने चुने नाउन के आपको पता 10 रूल्स है जहां से क्वेश्चंस को रिपीट करके उधेड़ा जाता है बार बार, है ना। तो अगर आपको लगता है नाउन तो कहीं से भी आ जाए मैं कर दूंगा, तो क्या जरूरत है आपको ये वाली क्लास लेने की, क्या जरूरत है यहाँ पर आपको अपना टाइम वेस्ट करने की। इस समय में आप वो कर लोगे जो आपको नहीं आता। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, हाँ कि ना। तो इस समय में आपको बैच की आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस बैच को लेते भी हो तो वहां से वो चीजें प्रैक्टिस करो जो आपको नहीं आती है, ठीक है। लाइव मत लिया करो, रिकॉर्डेड लिया करो। रिकॉर्डेड में कम से कम ये फायदा रहता है कि आपको पता रहता है कि हाँ जो मैं पढ़ने वाला हूँ उसमें क्या क्या चीजें हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हो कि मैं ये पढ़ूंगा, ये नहीं पढ़ूंगा, फिर ये स्किप कर दूंगा, ये फायदा है। होशियारी दिखानी होती है, आपको अपना टाइम सेव करना होता है। टीचर क्या क्या है, आके पढ़ा के चला जाएगा, वो बोलेगा कि भाई मेरा बैच है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन आपको अपनी समझदारी दिखानी है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ कि ना। प्रैक्टिस 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 एंड सेल्फ एनालिसिस, मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस वो चीज है, रिवीजन वो चीज है जो आपको दूसरों से आगे निकालेगी। ज्यादा पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कम कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा आपकी तैयारी का। आप मैथ्स को ना बैठ के पढ़ रहे हो कहानी की तरह, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे पढ़ा, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, कॉपी पेन उठा के जब तक खुद से हाथ पैर नहीं चलाओगे तब तक आपकी कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। तो प्रैक्टिस 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 बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि यार कल मैंने इस वाले चैप्टर के 10 क्वेश्चंस, 10 में से 8 सवाल सही किए थे, और आज मेरे 7 ही सवाल सही हुए, 6 ही सवाल सही हुए, तो ऐसा क्या कमी रही मेरे अंदर, ऐसी क्या कमी की मैंने। कल मैंने 10 क्वेश्चन इतने समय में कर लिए थे और आज मैंने 10 क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले लिया, तो क्या कमी रही ऐसी मेरे अंदर, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। तो सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए प्रैक्टिस जितना हो सके उतना ज्यादा करो, ठीक है। क्लासेस कम करो, क्लासेस कम करो, और खुद से प्रैक्टिस क्या करो, ज्यादा करो। क्लासेस केवल उसी की करो जिसमें आपका डाउट हो, जिसमें आप फंस रहे हो। सब कुछ बैठ के मूर्ख की तरह बैठ के देखने की आवश्यकता नहीं कि हाँ सर पढ़ा रहे तो चलो पढ़ लो। थोड़ा सा समझदारी दिखाओ। मेंस की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंचने वाले हो, क्योंकि अब आपको पता है सीजीएल में मेंस के बाद कुछ नहीं है, यही मेंस है जो है, ठीक है। मेंस के बाद सीधा क्या होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो भी कहाँ, सीधा आपके डिपार्टमेंट में। पहले एसएससी करता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब सीधा डिपार्टमेंट में, मतलब मेंस के बाद सीधा आपका फाइनल रिजल्ट दे देंगे, ले भाई जॉब ले ले तू, पोस्ट आपको दे दी जाएगी कि भाई ये वाली पोस्ट ले ले, एक्साइज इंस्पेक्टर ले ले, भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले ले, भाई डबल ले ले, भाई ये ले ले वो ले ले, आपको दे दिया जाएगा। आप अपने डिपार्टमेंट में जाओ, वहां पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, ज्वाइन करो, परिवार को ऐश कराओ, मौज कराओ, सैलरी पे एंजॉय करो। तो ये समय है, तो इसलिए समय को गंवाना नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आएगा, डू नॉट वेस्ट टाइम। क्या निकल के आएगा, डू नॉट वेस्ट टाइम। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबसे कीमती चीज है ये, क्योंकि अभी अगर टाइम वेस्ट कर दिया तो बाद में बैठ के पछताओगे, अपने आप को कोसोगे कि यार शिट मैंने क्या किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये काश उस समय मैंने पढ़ लिया होता तो आज मैं सिलेक्टेड होता, फिर मेरे को 1 साल मेहनत नहीं करनी पड़ती, है ना। समझ में आ रही है बात। कंप्यूटर और टाइपिंग को इग्नोर करने की गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे सीएचएसएल में भी कंप्लेंट किया, अभी जो मेंस हुआ है ना,
बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि सर हम टाइपिंग को हल्के में लेके गए थे, सर हमने टाइपिंग को हल्के में ले लिया, सर हमने कंप्यूटर को हल्के में ले लिया और सर इसकी वजह से लगता है हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टाइपिंग में वहां पर फंस रहे थे, क्योंकि क्या होता है ना, जो आपको कीबोर्ड दिया जाता है वहां पे, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या होता है ना, सरकारी कीबोर्ड टाइप का होता है। आपके मन पसंद के हिसाब से तो कीबोर्ड आपको मिलेगा नहीं। तो आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेनी टाइपिंग की कि आपको वहां पर कैसा भी कीबोर्ड मिले, 25 से 30 के बीच में स्पीड मारनी होती है यार, ये आराम से मार लोगे। कैसा भी कीबोर्ड मिलेगा आराम से इतनी स्पीड मार लोगे। हालांकि वहां पर आपको मौका दिया जाता है कि अगर आपका कीबोर्ड खराब है तो आप चेंज करवा सकते हो, है ना। पहले 1 या 1.5 या शायद 3 मिनट का एक वो होता है, क्या बोलते हैं, एक छोटा सा टेस्ट होता है, यही टेस्ट करने के लिए कीबोर्ड वगैरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद शायद 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है ना। उसमें आप अपना कीबोर्ड चेंज करा सकते हो अगर आपको लग रहा है कि सही काम नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको डे 1 से करनी है, डे 1 से। अगर ऑलरेडी आप टाइपिंग में अच्छे हो, ठीक है, ऑलरेडी अगर आप टाइपिंग में अच्छे हो तो डेली अगर आप 2 चैप्टर्स भी करते हो टाइपिंग के, पता है ना 2 चैप्टर्स का मतलब क्या है। बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स है, बहुत सारे ऐसे मतलब साइट्स है या बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जहां पर आप क्या कर सकते हो, सीजीएल आप डालोगे वहां पे, तो सीजीएल के मेंस में जो टाइपिंग आती है सेम वैसा ही टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो ऐसे 2 टेस्ट अगर आप डेली के दे रहे हो, मैं आपको बता दूंगा कमेंट में, मैं बता दूंगा कि कौन सी वेबसाइट से आप क्या कर सकते हो, सेम जो सीजीएल जैसा टेस्ट है वो आप दे सकते हो। तो डेली के 2 टेस्ट दो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो अभी बीच वाले लेवल पे हूँ, ना ज्यादा अच्छा हूँ टाइपिंग में ना ज्यादा बेकार हूँ, बीच वाले लेवल पे, तो डेली मेरे भाई कम से कम आधा घंटा 40 मिनट तो करोगे ही। आप भी कम से कम 30 से 40 मिनट तो करोगे ही कम से कम टाइपिंग, हाँ कि ना। और अगर आपका काम बिल्कुल ही खराब है, आपको लगता है कि सर टाइपिंग तो बिल्कुल ही नहीं आती, मैं तो अब शुरू करूंगा, तो फिर तो भैया आप भगवान भरोसे हो। मेरे ख्याल से कम 1 से 1.5 घंटा आपको डेली जो है टाइपिंग को देना चाहिए। 1 घंटा भी दे दोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है, तो इसको इग्नोर मत करना। और ये जो कंप्यूटर है इसके कितने क्वेश्चंस आते हैं आपको पता है, ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने पैटर्न में बता रखा है, इसको इग्नोर नहीं करना। देखो ये रहा, देखो कंप्यूटर नॉलेज, ये रहा कंप्यूटर नॉलेज, इसके कितने क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 60 नंबर का होता है ये। कहने के लिए तो क्वालिफाइंग है ये, मतलब इसके मार्क्स नहीं जुड़ते आपके रिजल्ट में ना, आपकी कट ऑफ में इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, क्वालिफाइंग है। लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, 18 नंबर लाने होते हैं आपको मिनिमम, 18 मार्क्स आपको लाने होते हैं, है ना। अगर आप इतने मार्क्स नहीं लेके आ पाए, क्योंकि 30% लाना होता है ना, 60 का 30% कितना होगा, 60 का 30% इतना ही होगा, 18। अगर आपके इतने नंबर भी नहीं आए, अगर आप इसको हल्के में लेके चले गए, तो आपकी जितनी भी करी कराई मेहनत है, आप 390 में से 390 क्यों ना ले आओ, आप 390 में से 390 ही क्यों ना ले आओ। अगर आप कंप्यूटर में फेल हो, 18 नहीं ला पाए, 17 ही ला पाए, तो फिर कोई फायदा नहीं, आप फेल हो जाओगे पूरी तरीके से। और अगर आप उछल रहे हो, खुश हो रहे हो कि चलो सर ठीक है, हम तो सर 18 नंबर ले आए सर, हमने क्वालिफाई कर लिया कंप्यूटर, है ना। तो एक चीज और ध्यान रखना, कंप्यूटर में क्या है कि अगर आप 18 लाते हो तो आप क्वालिफाई करते हो, लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट है ना, जिनमें कंप्यूटर में एक अलग कट ऑफ मांगेंगे वहां पर आपसे, पता होनी चाहिए आपको। जैसे एएसओ की जितनी भी पोस्ट है उनमें इसकी एक अलग कट ऑफ बनती है, 18 लाने पे क्वालिफाई तो कर जाओगे, लेकिन हो सकता है कि अगर कम नंबर हैं, जैसे 18, 19, 20, 21 है, ऐसे हैं, तो फिर शायद वो पोस्ट जो आपको चाहिए एएसओ या बाकी अदर पोस्ट है जिनमें कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है अलग कट ऑफ की, वो पोस्ट आपको नहीं मिल पाएगी। फिर बाकी अदर जो पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी। फिर तो आप ये कोशिश करो कि कंप्यूटर में भी आपके अच्छे नंबर है, कम से कम 30 प्लस आपके मार्क्स कंप्यूटर में होने चाहिए, तब आपको जो आपकी पसंदीदा जॉब है, जो पोस्ट है, वो आपको मिल सकती है। बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिसमें कंप्यूटर की अलग से रिक्वायरमेंट होती है, हाई कट ऑफ जाती है उसके लिए कंप्यूटर की। तो क्वालिफाई करने के लिए कितने चाहिए, 18। लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें इसकी अलग कट ऑफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर इसकी कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाती है, 25-30 भी जाती है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो कंप्यूटर को और टाइपिंग को इग्नोर मत करना। कंप्यूटर के लिए भी मैं बहुत जल्द कुछ आपके लिए करने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें मैं प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 6 हो गया। मैंने कहा था लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 की मैं बात करने वाला हूँ। तो पॉइंट नंबर 7 क्या है, डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। मैंने कहा था ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7 और 8, डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। देखो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास क्या है, आप गैस करो। आपके आसपास में इस समय जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो क्या है, आपका मोबाइल फोन। आपका मोबाइल फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। एक नोटिफिकेशन की आवाज आएगी और आप कम से कम अपने 15 मिनट या आधा घंटा आप कम से कम गवा दोगे। एक मैसेज या एक नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आया, कम से कम आप आधा घंटा फिर गवा दोगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको करना ना, क्या करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने फोन को साइलेंट रखो और जितने भी नोटिफिकेशन उसको ऑफ कर दो, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास ना आए। और अगर मेरी सलाह मानो,
मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मेरी सलाह मानो, अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, तो कुछ नहीं होगा, 50-60 दिन के लिए कोई दुनिया नहीं बदल जाने वाली। इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, ठीक है, फेसबुक को डिलीट कर दो। यूट्यूब रखो, अगर आप किसी से लेक्चर करना चाहते हो, प्रैक्टिस बैच पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब रखो, लेकिन यूट्यूब पे तभी जाना जब क्लास करनी हो, उसके अलावा यूट्यूब पे मत जाना, क्योंकि यूट्यूब पे जाते ही 50 वीडियोस खुल जाएंगी, इंटरेस्टिंग थंबनेल होंगे, और तुम जानते हो एसएससी के टीचर्स को, कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, है ना, फिर देखा जाता है कि सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं एक दिन जानते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टीचर जो है ना, वो बच्चों को तो काटने में लगे हुए अच्छी तरीके से, बच्चों को तो मूर्ख बनाने में लगे हुए, बच्चों को तो मूर्ख समझते ही हैं। तो आप मूर्ख मत बनो, आप टीचरों से दूरी बना के रखो, क्योंकि उन्होंने भैया आप लोगों को मूर्ख बना बना के बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, है ना, पता ना कितनी सारी गाड़ियाँ, कितने सारे घर, कितना बैंक बैलेंस कर लिया उन लोगों ने, और पिसता कौन है? आप जैसे बच्चे पिसते हैं, ठीक है। उनकी ये फालतू की कहानियां सुन के, फालतू के शॉर्ट्स देख के, ये यहाँ आ गए, वो वहाँ चले गए, इसने उसको वो बोल दिया, उसने उसको बोल दिया, मज़ा बहुत आता है, लेकिन देखते देखते पता चलता है कि 1 साल चला गया आपका इसमें। तो अपने फ़ोन से आपको डिस्टेंस रखना है, सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं डिलीट कर दो उसको, फ़ोन को ऑलमोस्ट साइलेंट रखा करो, और जब ज़रूरत ना हो फ़ोन की तो फ़ोन को ऐसे उल्टा करके रखा करो, ताकि फ़ोन का स्क्रीन तुम्हें दिखे ना, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर कुछ भी लाइट जलती हुई दिखी तो ऐसा होता है ना अंदर से कि यार एक बार देख लेता हूँ, और वो 15 मिनट ले जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है बहुत ज़्यादा, और इस समय बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट वैसे भी करेंगे, अलग अलग किताबें बताएंगे, अलग अलग बैच बताएंगे, है ना। तो आपको अपनी सूझबूझ का, अपनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल आपको करना है कि ये चीज़ जो बता रहे हैं ये मेरे लिए सही है, मेरे लिए गलत है। उनको कुछ नहीं बोलना आपको कि भैया आप ये क्या बता रहे हो, सर आप ये क्या बता रहे हो। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो कि नहीं, जो ये बता रहे हैं वो मेरे लिए ठीक है नहीं है। अगर आपके लिए ठीक बता रहे हैं वो, तो आप उसको फॉलो करो। आपके लिए लगता है कि नहीं यार, ये मैं क्या करूँगा किताब लेके, या ये मैं बैच लेके क्या करूँगा, नहीं, तो आप उससे उसको आप इग्नोर करो, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन से आपको क्या करना है? बचना है। बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन अभी आपके सामने आएगा, जितना ज़्यादा यूट्यूब खोलोगे उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, स्टिक टू ओनली वन स्ट्रेटेजी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कहा था ना कि लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? देखो मेरे दोस्त, स्टिक टू ओनली वन स्ट्रेटेजी। अब ऐसा है ना, जैसे अभी आप देखोगे लाइन से यूट्यूब के ऊपर, लाइन से यूट्यूब के ऊपर कम से कम 50-100 वीडियोस आपको मिलने वाली है मेंस की स्ट्रेटेजी की, और मेरी खुद की आएगी। मैं क्या आपसे झूठ बोलूं, मेरी खुद की मेंस की स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी कल परसों में, क्योंकि देखो जितने भी टीचर्स हैं या जो यूट्यूब पे आपको गाइड करते हैं, वो सब लेके आएंगे, और लाना भी चाहिए, क्योंकि फिर यूट्यूब पे रहने का फायदा क्या, अगर वो अपडेट नहीं है, जैसे 2024 का भी मेंस का एग्जाम का डेट आया, और अगर वो स्ट्रेटजी वीडियो ना बनाए तो फिर क्या फायदा, यूट्यूब पे रहने का ही क्या फायदा, है ना। और मैं तो एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, मेरा तो फर्ज है ना आप लोगों के सामने एक अच्छी स्ट्रेटजी लेके आना, तो मैं भी लेके आऊंगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, या आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे इनमें से किसी की स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना, मैंने अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना रखी है, मैं तो उसको फॉलो करूंगा, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। मेरी भी स्ट्रेटजी को फॉलो मत करना। आपने जो अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाई है, आपको लग रहा है कि वो आपके लिए फ्रूटफुल है, आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है, बेस्ट है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपकी जो बनाई हुई स्ट्रेटजी है वो फ्रूटफुल नहीं है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, फिर आप किसी दूसरे की स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो, चाहे मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, चाहे किसी की भी स्ट्रेटजी को, लेकिन वो बंदा जेन्युइन होना चाहिए, जिसकी स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर रहे हो वो जेन्युइन होना चाहिए, वो फालतू बंदा नहीं होना चाहिए। और फिर उसी स्ट्रेटजी पे आपको चिपके रहना आने वाले 50 दिन तक। ऐसा नहीं कि आज हमने इस वाली स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो कल हम उस वाली स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन 8 पॉइंट्स को ध्यान रखना, और हो सके तो इन 8 पॉइंट्स को कहीं पर नोट कर लेना। मैं एक बार आपको फटाफट से बताता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना पॉइंट्स का, है ना। पॉइंट नंबर 1, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये जानना जरूरी है, और मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर पे आपको पूरा का पूरा फोकस रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, मॉक टेस्ट और रिवीजन बाकी लोगों से आपको क्या करेगा, आगे निकालेगा, तो मॉक टेस्ट जरूरी है और रिवीजन भी जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा हो गया तो बैच की आवश्यकता नहीं है, रिवीजन बैच अगर ले भी रहे हो, प्रैक्टिस बैच अगर ले भी रहे हो, तो अपनी समझदारी वहां पर यूज करना कि क्या तुम्हें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। 5वां, प्रैक्टिस 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 एंड सेल्फ एनालिसिस, बताया मैंने ये। पॉइंट नंबर 6 क्या था, कंप्यूटर और टाइपिंग को इग्नोर मत करना, डे 1 से इसको करते हुए चलना, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी और टाइपिंग के क्वेश्चंस भी, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा, मैंने इसके लिए बताया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या था, स्टिक टू ओनली वन स्ट्रेटजी। तो ये जो 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, आने वाले 50 दिन तक आप इनको फॉलो करके देखिए। एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ, ठीक है।
तो आप इसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचेंगे। और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, प्लान करूँगा सीजल 2024 मेंस के लिए, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में हम लोग एक वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को छोटा सा ही रखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी, है ना। तो इस वीडियो को छोटा रखते हैं, बाकी सारी जो बातें हैं वो एक वीडियो में मैं डिटेल में आप लोगों से करूँगा, ठीक है। चलिए सभी को गुड नाइट और जय हिंद मेरे भाई।